हाय आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शील्ड में एक बार फिर मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों का ये सेशन जो चल रहा है लगातार उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल से संबंधित ग्राम समाज एवं विकास के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी लक्ष्य भेद सीरीज चल रही है। और हम लोग 5 पढ़ चुके हैं, हम लोग 5 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज छठा सेशन है और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का जो सेशन है हम लोग लेके आए हैं भारत की जनगणना 2011 संबंधित, उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तालाब निर्माण हेतु बैंक कितने रुपए प्रति हेक्टेयर ऋण देता है? आपको बताना है 25,000, 50,000, 75,000 या 15,000। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो आपका ऋण देता है बैंक, ये 75,000 रुपये का ऋण आपको बैंक प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रामगंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में सिंचाई होती है? देखिए, जो रामगंगा नहर प्रणाली है पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जनपद हैं जो इससे सिंचाई होती है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 11 और फिर अगला ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन है 14। तो आपके जो 10 हैं, 10 जिलों यानी 10 जनपदों की जो सिंचाई है रामगंगा नहर प्रणाली के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वित करती है, यानी विकास कार्यक्रमों को कौन क्रियान्वित करती है, कौन सी समिति है? पहला आपको बताना, पहला ऑप्शन है जिला अनुरीक्षण समिति, ऑप्शन बी है जिला ग्राम विकास अभिकरण, ऑप्शन सी है जिला नियोजन अभिकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जिला ग्राम विकास अभिकरण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य उत्तर प्रदेश, तीसरा है बुंदेलखंड, चौथा है पूर्वांचल। जल्दी से बताएं। देखिए, जो बुंदेलखंड ये अति पिछड़ा हुआ आता है, चलिए सबसे पिछड़ा हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, पहला आलू, आम, बासमती चावल, ये सभी। देखिए ये तीनों हैं। ओके, ये तीनों यानी ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ये तीनों कृषि निर्यातक क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। देखिए, जो आलू आपका है ये ताज ब्रांड के नाम से, किस ब्रांड के नाम से? ताज ब्रांड के नाम से इसका हम लोग क्या करते हैं, ताज ब्रांड के नाम से हम लोग निर्यात करते हैं। ओके, ताज ब्रांड। और जो आम है ये नवाब ब्रांड, ये क्वेश्चन आता है, आम जो है ये हम लोग नवाब ब्रांड, इसका नाम है नवाब ब्रांड नाम देकर इसका निर्यात करते हैं। देखिए, जो आलू है, आलू संबंध में एक बताया था हमने, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में अवस्थित है। और जो आलू का निर्यात है, निर्यातक सबसे अगर देखा जाए ज़्यादा आगरा से होता है। और जो आम है, आम आपका लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, वाराणसी में लंगड़ा आम है। इस प्रकार अगर देखा जाए जैसे वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, ये जो आपके ज़िले हैं इन ज़िलों से आम का निर्यात होता है। तो आपके प्रश्न के हिसाब से ये तीनों ऑप्शन सुटेबल हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत विकसित करने की सहमति जारी की थी। देखिए, एक योजना है हृदय, HRIDAY। ओके, तो पहले तो बात बताइए हृदय का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय योजना के तहत किसके शामिल किया गया है? दार्शनिक स्थल के तहत वाराणसी, द्वारका, बोधगया या अमृतसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्वारका को शामिल किया गया है। देखिए, एक योजना है ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, जो आपके शहर के जो सिटी हैं उनको डेवलप करने के लिए। तो इसका पहले हृदय का फुल फॉर्म आप लोग नोट करें, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये जो योजना आई थी 21 जनवरी 2015 को आई थी, 21 जनवरी 2015 की योजना लागू की। किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय? शहरी विकास मंत्रालय। आप लोग कमेंट किएगा इस समय शहरी विकास कल्याण मंत्रालय कौन, मंत्री जो हैं वो कौन है? ठीक है, तो ये समझ गए होंगे हेरिटेज का फुल फॉर्म।
आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपत विवाह प्रथम पाई जाती है, यानी प्रथा, सॉरी ये टाइप करने में मिस फॉल्ट हो गया है। प्रथा, बहुपत विवाह प्रथा कहाँ पाई जाती है, किस जनजाति में पाई जाती है? पहला मारिया, दूसरा खासी, तीसरा जौनसारी और फोर्थ है खरवार। देखिए आपकी जो जौनसारी जनजाति है इसमें बहुपत विवाह है, बहुपत विवाह है। और जो जौनसारी ये जनजाति है ये आपके बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, ये बिजनौर जिले में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, बिजनौर में। कौन सी जनजाति? जौनसारी जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निर्धनता में से निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है जल्दी से। निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष, प्रचंड बेरोजगारी में कमी, सामाजिक समरसता, समाज में उचित स्थान। देखिए कह रहा जो सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है। देखिए जो बेरोजगारी अगर जहाँ होगी तो वहाँ कहाँ सामाजिक विकास हो सकता है? तो आपका हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी में कमी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, तो आपका ऑप्शन बताना है। अमेठी, रायबरेली, चंपारण, कपूरथला। तो हो जाएगा रायबरेली। ठीक है, पहली जो आपकी रेल कोच फैक्ट्री फर्स्ट रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? चेन्नई। और भाई चेन्नई में कहाँ पर? पेराम्बूर में। ओके, नोट कर लीजिएगा, चेन्नई के पेराम्बूर में पहली रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आपको सन बता दे रहे हैं 1952 में। कब? 1952 में। और जो आपकी दूसरी रेल कोच फैक्ट्री आई थी उसको भी समझ लीजिएगा, दूसरी रेल कोच फैक्ट्री ये पंजाब में। सेकंड वाली की बात हम लोग कर लेते हैं, सेकंड वाली पंजाब में। कहाँ पर? ये पंजाब के कपूरथला में। देखिए दिया भी गया है, ये सेकंड इससे संबंधित हो जाएगा। सेकंड वाली पंजाब के कपूरथला में। और जिसे नाम दिया गया था इंडियन कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ओके, और थर्ड आपकी क्या हो जाएगी? थर्ड आपकी रायबरेली हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? आपको बताना जल्दी से, पता है 1950, 1952, 1955, 1960। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1952। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप ये ना समझिएगा कि आप आते हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का प्रयास करें। क्योंकि ये जो कंपटीशन का दौर चल रहा है यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है और फोकस रखना है सेल्फ स्टडी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? आपको बताना। देखिए जनसंख्या घनत्व संबंधित कुछ क्वेश्चन है, आप थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो आपको पहले आंसर बता दीजिएगा कि भारत की जनगणना के अनुसार यूपी का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो आपका हो जाएगा 829 हो जाएगा। देखिए जो जनसंख्या घनत्व होता है इसको कैसे हम लोग निकालते हैं? जनसंख्या घनत्व है जो भी जनसंख्या रहती है जितने क्षेत्रफल में, यानी कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, तो आपको वहाँ से जनसंख्या घनत्व निकल आएगा। ठीक है, ये तो थी उत्तर प्रदेश की बात। अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत में इस समय जनसंख्या जो घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार वो है 829 को नोट कर लेना। कितना है? 829 वर्ग किलोमीटर, 829 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग बता दें, जैसे ये तो यूपी का है, भारत का एक बार उत्तर प्रदेश का हो, भारत का देख लेते हैं। भारत का आपका 382, मिस्टेक हो गई है वहाँ पर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये है भारत का, वो उत्तर प्रदेश का था। तो भारत और उत्तर प्रदेश में देखा जाए अंतर कितने का है, ये कभी कभी पूछ देंगे। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का है जनसंख्या घनत्व, तो यूपी का 829, तो अंतर आपका 447 प्रति वर्ग किलोमीटर का अंतर है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें ही देखेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे कि अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए यूपी का स्थान, तो 5वें नंबर यूपी का स्थान हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो यूपी के अंदर उसकी बात करें भारत की, तो बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 1106, अगर राज्यों की हम बात कर रहे हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा बिहार की है।
उसके बाद पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है, फिर केरल का है, तब बात आती है यूपी की बात आती है। तो यूपी जनसंख्या घनत्व के मामले में सभी राज्यों में चौथे पायदान पर है। ओके, इसको नोट कर लेना, चौथे पायदान पर है उत्तर प्रदेश। अगला हम देखते हैं इसी कड़ी में सबसे अगर कम क्षेत्रफल, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए सभी राज्यों में, तो अरुणाचल प्रदेश का है मात्र 17। इसको नोट कर लेना, अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 है जनसंख्या घनत्व। और अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली की है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, दिल्ली की जो जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर न्यूनतम केंद्र सरकार केंद्र की बात करें, केंद्र में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 46, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मात्र 46 है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अगर यूपी की बात हम लोग करें कि यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो किस जिले जनपद का है, तो गाजियाबाद का है। यूपी में सबसे ज़्यादा जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व किसका है, गाजियाबाद का है। गाजियाबाद का है लगभग आपका है 4,000, कितना, लगभग 4,000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम अगर बात की जाए यूपी में, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूपी का जो जनपद है, उत्तर प्रदेश का जनपद है, वो है ललितपुर। कौन सा, ललितपुर में सबसे कम, जो ललितपुर जनपद है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, मात्र 242 व्यक्ति रहते हैं, यानी एक वर्ग किलोमीटर में मात्र 242, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद उत्तर प्रदेश का कौन हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से एक प्रश्न और बन रहा है, बिल्कुल सूक्ष्म क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यूपी का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है, 9वां स्थान हो जाएगा। अगर केवल राज्यों की बात करें तो आपका 4था स्थान हो जाएगा। ओके, तो आपका इस जनसंख्या घनत्व संबंधित ये क्वेश्चन क्लियर हो, ये सब नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। 75 जिले हैं, पूछ रहा है कितने मंडल हैं, आपको मंडल बताने हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है 27, सेकेंड है 32, थर्ड है 23 और फोर्थ है 18। तो आपके 18 मंडल हो जाएंगे। कितने मंडल हैं, 18 मंडल। आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो एक लखनऊ मंडल है, एक कानपुर मंडल है, एक मेरठ है, इनमें 6 जिले शामिल हैं। लखनऊ मंडल में आपके 6 जिले शामिल हैं, लखनऊ मंडल में 6 जिले शामिल हैं। आपको जिले हम बता दे रहे हैं, उन्नाव आपका हो गया, इसके बगल में रायबरेली है, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खेली और स्वयं लखनऊ, ये लखनऊ मंडल में हो गए 6 जिले। फिर कानपुर मंडल में इसी प्रकार कानपुर मंडल में 6 जिले हैं, कानपुर नगर है, कानपुर देहात, दोनों हो जाएंगे। इसके बगल में इटावा है, इटावा भी हो गया, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, ये कानपुर मंडल के हो गए सारे जिले। फिर मेरठ में भी 6 जिले हैं, मेरठ में मेरठ एक हो जाएगा, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा बुलंदशहर, चौथा गौतम बुद्ध नगर और 5वां बागपत हो जाएगा। ओके, और छठा हो जाएगा हापुड़। तो इस प्रकार 6 हो गए मेरठ के, 6 कानपुर के और 6 लखनऊ के, 6 हैं, यानी 6 जिलों वाले जो मंडल हैं वो हैं 3, और बाकी जो मंडल है वहाँ कुछ कहीं 5 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 3 हैं। तो मैं इनकी बात कर रहा था क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ भी सकता है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, 18 मंडल हैं। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर या देवीपाटन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मिर्ज़ापुर। कालीन उद्योगों केंद्र यही मंडल है, ये मिर्ज़ापुर एक मंडल है, इसी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन में लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बागपत, मेरठ, फिरोजाबाद या फर्रुखाबाद, जल्दी से बताएं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फिरोजाबाद। देखिए जो बागपत है, अगर बात करें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। अब तो खैर उत्तर प्रदेश के जितने 75 जिले हैं सभी जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना लॉन्च की गई, हमने बताया था, जुलाई 2017 से लॉन्च है ये।
और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, सॉरी 18 में है, 18 से लॉन्च की गई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और इसकी बात करें तो बागपत में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत घरेलू सजावटी सामान, आपकी घरेलू सजावटी सामान, ओके। और अगर बात करें हम लोग मेरठ, तो मेरठ आप लोग जानते हैं खेल का सामान। मेरठ क्या है? मेरठ में खेल का सामान निर्यात होता है, वैसे मेरठ खेल के लिए जाना जाता है। खेल का बैट वगैरह, क्रिकेट के बल्ले वगैरह वहीं बनते हैं सामान, ओके। फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग, यहाँ का ब्लॉक प्रिंटिंग ODOP के तहत शामिल किया गया, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ब्लॉक प्रिंटिंग शामिल है फर्रुखाबाद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा में बैठक होनी चाहिए? जल्दी से बताएं, 3, 4, 6 या 2। तो आपकी 4 बैठकें, यानी न्यूनतम यानी कम से कम कितनी बैठकें? 4 बैठकें वर्ष में होनी चाहिए ग्राम सभा में, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? यानी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई बतानी है। एकड़, हेक्टेयर, बीघा या किला? तो आपका हो जाएगा हेक्टेयर। देखिए मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ में आपके 3.95 बीघा होता है। नोट कर लेना एक बार, फिर आपको रट जाएगा, बिल्कुल रट जाएगा। और बात करते हैं 1 बीघा जो होता है, 1 बीघा, इसमें 0.253 हेक्टेयर होता है, ओके, हेक्टेयर, ठीक है। अगर बात करें हम लोग कि 1 बीघे में बराबर 4840 यानी 4840 वर्ग गज होता है, ओके। इसी प्रकार अगर बात करें हम लोग 1 बीघे में, 1 बीघा बराबर 0.625 हेक्टेयर, ओके, सॉरी एकड़, यहाँ पर एकड़ होगा, यहाँ पर आपका एकड़ होगा, ठीक है। और थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ओके। और बात करें 1 एकड़ में, नोट कर लेना सारा कुछ, दशमलव, ये दशमलव है 4047 यानी 4047 हेक्टेयर होता है। क्योंकि ये जो है यही पॉइंट आने वाले हैं एग्जाम में, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कलेक्टर के पद का सृजन का श्रेय जाता है, सृजन होना चाहिए यहाँ पर सृजन होना चाहिए। सृजन का श्रेय जाता है लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड रिपन को, वारेन हेस्टिंग को। जल्दी से बताएं। देखिए जो कलेक्टर का पद है ये 1772 में वारेन हेस्टिंग के समय इसका सृजन किया गया था, ओके। तो हम लोग वारेन हेस्टिंग से संबंधित कुछ बातें बता देते हैं। जब आपके वारेन हेस्टिंग गवर्नर थे तो उस समय 1784 में एक स्थापना हुई थी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और स्थापना करने वाले थे विलियम जोन्स। और इन्हीं के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, ध्यान रखना, वारेन हेस्टिंग के समय ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट आया था। और इसके जो संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, नोट कर लेना। और इन्हीं के समय में गीता के जो अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने, इन्हीं के समय में किया था। गीता का जो गीता है आपकी पुस्तक, उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है विलियम विल्किंस ने किया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। और हाँ, एक था लगान लिखने के लिए, क्योंकि इनके समय बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। लगान का हिसाब किताब रखने के लिए एक भारतीय अधिकारी की नियुक्त की गई थी, उसे राय रायन कहते थे। क्या कहते थे? राय रायन। और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला आपका भारतीय था
दुर्लभ राय का पुत्र राजा बल्लभ। ओके, तो रायन की जो नियुक्ति है, रायन की नियुक्ति है, ये हेस्टिंग के समय में की गई थी। किसके लिए? संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए। ठीक है, और चीज़ें इसमें बता, जैसे पहला है आपका, जैसे सेकंड है लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो भी बहुत फेवरेट थे, ये भी गवर्नर। तो लॉर्ड जो आपके मिंटो थे, इस समय हुआ था एक मार्ले मिंटो सुधार। क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार। ये कब हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो हुआ था आपका 1909। और किस कारण, किस लिए हुआ था? क्योंकि इसी के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा ही मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था रखी गई थी। और एक चीज़ और हुई थी, यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था मार्ले मिंटो के समय में ही। अगला देखिए, देखते हैं लॉर्ड रिपन। जो आपके लॉर्ड रिपन हैं, इसमें आप, इन्होंने, इनके समय में 1881 में सर्वप्रथम जो नियमित जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना की बात कर रहे हैं, यही जो हम लोग जनगणना करते हैं हर 10 वर्ष पे, तो वहाँ पर आपको बता दिया गया था 1881 में कि प्रत्येक 10 वर्ष में अब जनगणना की जाएगी। तो 1881 सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल से ही प्रारंभ हुआ। और अगर पहली जनगणना की बात करें, प्रथम जनगणना, तो प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। और रिपन की बात करें तो एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की महिला थी, उन्होंने रिपन को कहा था भारत का उद्धारक। क्या कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे, इनको नोट कर लेना। ये हर एग्जाम में लगभग कहीं ना कहीं आ जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे जरूर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है, यानी भारतीय ग्रामीण समाज को किन किन वर्गों में बांटा जा सकता है, आपको बताना है। पहला है जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग, सेकंड है जनजातीय समाज और जमींदार वर्ग, थर्ड है जनजातीय समाज और कृषक वर्ग, फोर्थ है उच्च जाति एवं निम्न जाति। देखिए, आपका जाहिर सी बात है, जो भारतीय समाज है कृषक समाज है, कृषि प्रधान देश है, क्योंकि ये पहले से ही रहा है, तो आपका हो जाएगा जनजातीय समाज और कृषक समाज हो जाएगा। ओके, भारतीय ग्रामीण समाज को इसमें बांटा गया है, जनजातीय समाज और कृषक समाज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, पंचायती राज संस्थाएं, या ए और बी दोनों? देखिए, यहाँ आपका राज्य सरकार के पास ही भूमि सुधार हेतु कानून बनाने, क्योंकि हर राज्य अलग अलग केंद्र ने प्रावधान मतलब किया है संविधान में कि जो राज्य हैं वो आप अलग अलग जगह अलग अलग भूमि सुधार हेतु कानून बना सकते हैं। तो जो अधिकार है वो किसके पास है कानून बनाने की शक्ति? वो राज्य सरकार के पास ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर होता है? 4840 वर्ग गज या 0.4048 हेक्टेयर? अभी भी किया है, वहाँ केवल 0.4047 किया, तो यहाँ 48 है। फिर है 100 बिस्वा, ये सभी। तो आपके ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यानी 1 एकड़ के बराबर होता है। देखिए, जो राजस्व लेखपाल में इस प्रकार के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, यानी पूरे साल के ब्यौरा रखकर खसरा तैयार करता है, अगले वर्ष जब वो पूरा ईयर खत्म हो जाता, कंप्लीट हो जाता है, तो कहाँ जमा करता है ये पूछ रहा है। ग्राम प्रधान के पास, रजिस्ट्रार कानून गो के पास, तहसीलदार के पास, जिला कृषि अधिकारी के पास? तो आपका हो जाएगा रजिस्ट्रार कानून गो के पास। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? खाद्य पार्क पूछ रहा है, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर, नोएडा? जल्दी से बताएं। नोएडा, इसका ऑप्शन हो जाएगा नोएडा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? आगरा नहर, पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर या निचली गंगा नहर? जल्दी से बताएं। तो आपका शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 2004, 2010, 2012, 2014? तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन
2004 में किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्य महिला आयोग जो उत्तर प्रदेश है इसके अध्यक्ष कौन है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंदिरा आवास योजना जो वर्ष 1985 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य था सभी को आवास, अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास, अल्पसंख्यक वर्गों को आवास, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस कार्यक्रम का, इंदिरा आवास योजना का यही एक लक्ष्य था कि जो भी अनुसूचित जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूर हैं उनको क्या प्राप्त हो सके, उनको निःशुल्क आवास प्राप्त हो सके। तो आपके ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो प्रश्न हैं ये कंप्लीट हुए हैं। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो पाए। ये आपके मित्र ही हैं, उनको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं एग्ज़ाम रिलेवेंट से ही, एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन हो रहे हैं और ये 100% आने की संभावना है। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइएगा। एक बार बता दें फिर, एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम पास कर से एग्ज़ाम सील्ड कर दिया गया है। इस चैनल का नाम है एग्ज़ाम सील्ड कर दिया गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।